बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार किसान भाइयों, मैं शशिकला स्वागत करती हूं आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में, जहां पे आप हर दिन नई नई जानकारियों और जाने माने विशेषज्ञों से रूबरू होते हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम आपकी कृषि संबंधित हर समस्याओं को दूर कर सके और आप हमारे इस कार्यक्रम से लाभान्वित होते रहते हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होती है। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। आइए सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। किसान की आजीविका के लिए कृषि वानिकी प्रणाली होगी उपयोगी। बढ़ती गर्मी को देखते हुए मवेशियों को लू से बचाएं। ज्वार की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं CSV 1616। अब समाचार विस्तार से। राज्य के पठारी क्षेत्रों में शुष्क भूमि की खेती पर निर्भर किसानों को आजीविका के साधन के लिए कृषि वानिकी प्रणाली काफी उपयोगी साबित होगी। इसके तहत किसान वन वृक्ष, अनाज और पशुओं के लिए चारा उत्पादित कर अपनी आय बढ़ा सकते हैं। बढ़ती गर्मी को देखते हुए मवेशियों को लू लगने की संभावना होती है। ऐसे में मवेशियों को धूप में नहीं निकालें, ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाएं, जानवरों को नियमित रूप से नहलाएं। किसान भाई, आप नकदी फसल में धान के साथ मक्का की खेती कर सकते हैं। यह कम अवधि में तैयार होने वाला फसल है और अच्छी आमदनी देने में भी सहायक है। धान के अलावा आप मक्का ले सकते हैं, क्योंकि मक्का एक ऐसा फसल है कि जिसको किसान भाई वो 2 महीने में पक के फसल जो है पक के तैयार हो जाती है और आराम से जो भुट्टा होता है, जो आप देखे हैं कि बहुत अच्छे रेट में मिलता है, तो किसान भाई उस 2 गर्मा मक्का लगा करके भुट्टा के शकल में वो कैश क्रॉप के रूप में इसको ले सकते हैं। ज्वार की खेती से अधिकाधिक उत्पादन के लिए 12 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में CSV 1616 लगाएं। ज्वार की खेती के लिए 2 से 3 बार देसी हल से खेत की अच्छी तरह जुताई करके पाटा चला दें। जुताई के बाद खेत में गोबर की सड़ी खाद 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालकर अच्छी तरह मिला दें। ज्वार की खेती के लिए टार जमीन उपयुक्त है। जल निकासी के लिए पूरा प्रबंध होना चाहिए। किसान भाई, खेती में नाली खोदने, मेड़ बनाने और फसलों की निकाई गुड़ाई करने के लिए डच हो नामक कृषि यंत्र का उपयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 12 से 15 डेसिमल प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है गोभी फसल में हीरा पृष्ठक कीटों के रोकथाम के बारे में। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। गोभी फसल में अन्य शत्रु कीटों सहित हीरा पृष्ठक कीटों के रोकथाम के लिए 50 से 75 हजार अंडा परजीवी ट्राइकोडर्मा प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालें। 7-7 दिनों के अंतराल पर ऐसा 3 से 4 बार कर सकते हैं। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 35 डिग्री रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आपने देखा कृषि समाचार, मंडी भाव, साथ ही अगले 24 घंटे के अंदर मौसम के मिजाज को जाना। आइए यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा विराम। बने रहिए आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन के साथ।
आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। हमारे झारखंड में दलहनी फसल काफी जोरों से की जाती है। दाल में प्रोटीन की अधिक मात्रा होने के कारण इसकी मांग काफी ज्यादा होती है। हमारे किसान मूंग और उड़द की खेती करें तो उन्हें काफी फायदा मिल सकता है। मूंग और उड़द की खेती करने के लिए हमारे किसान खेतों की तैयारियां किस प्रकार करें, कौन सी खाद अपने खेतों में डालें, कौन सी मिट्टी का चुनाव करें, किस तरह से खेतों की तैयारियां करें, साथ ही कौन से किस्म का चुनाव करें जिससे कि हमारे किसान को अधिक से अधिक फायदा मिल सके। जानने के लिए देर न करते हुए आइए सीधे हम रुख करते हैं विशेषज्ञ की ओर। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे उड़द और मूंग की खेती की। आज हम चर्चा करेंगे मूंग और उड़द की उन्नत खेती के बारे में। झारखंड में ये दोनों फसलें दलहनी फसल के रूप में बरसों से लगाई जाती रही हैं, लेकिन अभी जो इनकी किस्में हैं ये कुछ बेहतर किस्में आई हैं जो कि अच्छी उपज देने की क्षमता रखती है, जिससे कि किसान अपने पोषक संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सक्षम हैं ये सभी किस्में। तो आज सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा कि उड़द के बारे में। उड़द जो है एक खरीफ मौसम में लगने वाली महत्वपूर्ण दलहनी फसलें हैं। इस फसल की परिपक्वता अवधि बहुत ही कम होती है, 80 से लेकर 90 दिनों में ये पककर तैयार हो जाती है और इसको बरसात के मौसम में सामान्यतः जब जुलाई या अगस्त महीना होता है उस समय लगाते हैं, ताकि इनकी जब पकने की अवधि हो उसमें बारिश का प्रकोप ना हो। तो इस स्थिति में हम
पौधे को जो ज़मीन में रहते हुए अंकुरन हो जाती हैं बीजों में, उससे हम बचा सकते हैं। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा कि इनके किस्मों के बारे में। अभी ऐसे किसान तो इन फसलों को बहुत पहले से लगाते रहे हैं, लेकिन वो जो किस्में लगाते हैं उनकी उपज क्षमता बहुत कम होती है, और चूँकि ये देहाती किस्में होती हैं, अपने जो आसपास मिलती हैं पुरानी किस्में होती हैं, तो इसमें हम चाहेंगे कि किसान भाइयों, हमने हमारे यहाँ बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में उन्नतशील किस्में उपलब्ध हैं, जिसमें प्रमुख हैं बिरसा उरद 1, इसके बाद अभी हाल में विकसित की गई है बिरसा उरद 2, इसके अलावा WBL 109, ये भी बहुत ही प्रचलित किस्में हैं यहाँ झारखंड के किसानों के लिए। तो हम चाहेंगे कि आप इन किस्मों का अपने खेतों में लगाएं। इनकी उपज क्षमता 12 से लेकर 15 क्विंटल तक पाई गई है। आपने बता दी उड़द के बारे में। अब बात आती है मूंग की। तो मूंग की कौन प्रमुख किस्में हैं और कैसे इसको लगाया जा सकता है? जैसा कि मैंने पहले बताया, मूंग भी खरीफ फसल में लगने वाली एक मुख्य दलहनी फसल है, और यह मुख्यतः हम लोग लगाते हैं प्रोटीन की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए। अपने दाल के रूप में इसको बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो इसमें मूंग की जो उन्नत किस्में हैं, सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगा पूसा विशाल की। ये अपेक्षाकृत थोड़ी पुरानी किस्म है, लेकिन इसकी उपज क्षमता अभी भी झारखंड में काफ़ी बेहतर है। इनकी पौधे की लंबाई लगभग 2 फीट तक आती है, और इनके दाना जो बनते हैं ये बहुत ही मोटे बनते हैं और बड़े बनते हैं। तो इसमें उपज क्षमता अपने आप में वृद्धि हो जाती है अगर हम इस किस्मों को लगाते हैं। इसके अलावा एक और किस्में हैं कि जो कि झारखंड में बहुत ही प्रचलित है, यह भी उन्नतशील किस्में हैं, SML 668। और इसके अलावा एक है अभी दलहन अनुसंधान केंद्र से विकसित किया गया है IPM 2-3। ये सभी उन्नतशील किस्में हैं, और इनकी उपज क्षमता 12 से लेकर 14 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पाई गई है, और परिपक्वता अवधि लगभग 60 से 65 दिन है। अब प्रमुख बात आती है कि लगाने का सही समय क्या है और कैसे हमारे किसान भाई इसको सही समय पर लगाएंगे? जी, इसको जैसे मैंने पहले बताया, ये दोनों फसलें जो हैं खरीफ के मौसम में लगती हैं, तो इनको लगाने की सबसे अच्छा समय है मध्य जून से लेके मध्य जुलाई के बीच में। इस बीच में बारिश हो जाती है, तो अपने खेतों को अच्छी तरह देसी हल से जुताई कर लें 2 बार, उसके बाद एक बार पटवन चला दें ताकि उसमें समतल हो जाए, जो भी ढेले बने हैं खेतों में वो चूर हो जाएं और भूमि समतल हो जाए। इसके बाद हम लोग इसको पंक्तियों में लगाने की अनुशंसा करते हैं। पंक्तियों के बीच की दूरी लगभग 20 से लेकर 25 सेंटीमीटर तक रखते हैं। चूँकि ये बरसात के मौसम में लग रही है, खरीफ के मौसम में, तो इसमें पौधे का विकास भी ज़्यादा होती हैं, पत्ती काफ़ी घना हो जाती हैं एक समय बाद जब फूल आने लग जाते हैं। तो उसमें हम लोग अगर कोई इस तरह का मिट्टी है जहाँ की पौधे के ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसमें हम 30 सेंटीमीटर तक रख सकते हैं। तो इनको देसी हल से छोटे छोटे इन दूरियों में क्यारियाँ बना लें। उसके उपरांत इसमें रासायनिक खाद का हम लोग को प्रयोग करते हैं, जिसमें कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास मुख्य है। इसके अलावा सल्फ़र भी हमें देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये दलहनी फसलें हैं, तो इसमें जो दाना है उनका विकास अच्छी तरह से हो जाता है अगर हम सल्फ़र का उपयोग करते हैं। तो अब सबसे प्रमुख बात आती है कि इसमें सिंचाई की व्यवस्था क्या होनी चाहिए और खाद एवं उर्वरक की क्या मात्रा होनी चाहिए ताकि उनको अच्छी पैदावार की प्राप्ति हो सके? जी, इसमें चूँकि खरीफ के मौसम में लगती है, इनमें सिंचाई की बहुत आवश्यकता नहीं होती है, और सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत ही कम अवधि के फसल है। तो कम अवधि के फसल के होने के कारण इसमें सिंचाई की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है। और हमें जहाँ तक रासायनिक खाद की बात है, ये 20, 25 और 20 के अनुपात में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास को मिला के दे देते हैं खेतों में। डॉक्टर साहब, चलते चलते आप हमारे किसान भाइयों को और क्या सुझाव दें कि उड़द और मूंग की खेती करके कैसे वो लाभ ले सकते हैं? जी,
अगर किसान भाइयों ये उड़द और मूंग अगर अपने खेतों में लगाते हैं खरीफ के मौसम में, तो इससे न केवल आपकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, बल्कि इससे आमदनी भी आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इन दालों की बाज़ार में काफ़ी मांग है और ये बहुत सारे इससे जो बनती हैं तैयारियां वो हो सकती हैं और इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में और इतनी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद आपको भी। और इसी के साथ लेते हैं विदा। जोहार। हमारे जो भी किसान भाई मछली पालन करते हैं या करना चाहते हैं, उनके लिए आज की ये जानकारी बेहद खास है, क्योंकि एकीकृत सह मछली बत्तख पालन से हमारे किसानों को कितना लाभ मिल रहा है, कैसे हमारे किसान भाई इससे अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। जानने के लिए देर न करते हुए चलिए हम सीधे चलते हैं विशेषज्ञ के पास। आज हम लोग के सामने उपस्थित हैं श्रीमती स्मिता श्वेता, जो विशेषज्ञ हैं कृषि विज्ञान केंद्र सिमडेगा में मत्स्य विशेषज्ञ के रूप में। आज हम लोग जानकारी हासिल कर रहे हैं एकीकृत मछली पालन सह बत्तख पालन से लाभ। आज का जो विषय है मत्स्य सह बत्तख पालन, क्योंकि मत्स्य से आगे है तो हम लोग उसका जो मेन एम्फेसिस है वो मत्स्य पे है और उसके साथ जो लाभ होता है वो बत्तख से है। मैडम, सबसे बड़ी बात होती है कि किसान भाई तो जो मत्स्य पालन करते हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन अगर मान लीजिए उसके साथ कुछ और चीज़ मिल जाए और उसी खर्चे में ज़्यादा आमदनी प्राप्त हो तो ये तो अच्छी बात होती है। तो हमारे किसान भाई को वैसे चीज़ बताएं, जैसे कि आप मछली के साथ बत्तख का पालन किस प्रकार से कर सकेंगे। तो सबसे पहले हमारे किसान भाई तालाब का कैसे निर्माण करेंगे और मछली का पालन करेंगे। तालाब निर्माण तो सरकारी योजनाओं से हो ही रहा है, और लेकिन जो हमारे कृषक जो हैं, जो उनके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पॉन्ड है, जो गांव में उनके पास जो तालाब अभी उनके पास अवेलेबल है, प्लस जो भी तालाब है, या निर्मित तालाब है, नवनिर्मित तालाब है या पुरानी तालाबें हैं, सभी में बत्तख के साथ मछली पालन हो सकती है। लेकिन बत्तख जो नए नवनिर्मित तालाब की बात बोल रहे हैं, ऐसे जो तालाब निर्माण की आपने बात कहा, तालाब हमारा जो आइडियल मछली पालन के लिए होना चाहिए वो रेक्टेंगुलर आयताकार शेप में होना चाहिए, जिससे तालाब में जाल डालने में सुविधा होती है। और अगर हम लोग बत्तख के साथ मछली पालन करेंगे तो हमारे नवनिर्मित तालाब में और एक एडिशनल रूप से खाद की भी मात्रा बढ़ेगी। तो इस तरह से हम लोग बत्तख सा मछली सा बत्तख पालन करेंगे। ये एक तरह से समन्वित मछली पालन होगा और बत्तख के साथ साथ मछली से भी लाभ हम लोग को प्राप्त हो सकता है। तो जब बत्तख के साथ मछली रखते हैं, मछली के साथ बत्तख रखते हैं, तो वैसी स्थिति में कौन सी मछली ज़्यादा उपयुक्त होगी? देखिए, बत्तख से मछली पालन के लिए हम लोग 6 प्रकार की मछली का इस्तेमाल करते हैं, जिसको इंडियन मेजर कार्प कहा जाता है। इंडियन मेजर कार्प में कतला, रोहू, मृगल, और विदेशी कार्पों में सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प और ग्रास कार्प, ये 6 मछली के समन्वित करके हम लोग मछली सा बत्तख पालन करते हैं। इसमें मैं ये रिकमेंड करूँगी कि मागुर और सिंगी मछली का ना इस्तेमाल किया जाए। जो हम लोग IMC ही जो यूज़ कर रहे हैं, इंडियन मेजर कार्प या कार्प, जो हम लोग 6 वैरायटी का जिसके मैंने अभी जिक्र किया, उसी को हम लोग करके मछली पालन किया जाता है। और अगर बत्तख की जहाँ तक बात आ रही है, तो बत्तख में हम लोग 3 प्रकार के जो देशी वैरायटी हैं जो हम लोग यहाँ इस देश में यूज़ कर रहे हैं, वो हैं खाकी कैम्पबेल, इंडियन रनर और वाइट पेकिंस। तो मांस के लिए वाइट पेकिंस सही है। अगर मांस के लिए अगर प्लानिंग करते हैं, अगर कृषक भाई की, अगर हम मांस से लाभ उठाएं तो वाइट पेकिंग सही है। अगर अंडा के साथ उनको अंडा प्राप्त करना का मेन उनका मोटिव है तो वो खाकी कैम्पबेल और इंडियन रनर को लें। और इस तरह से हम लोग अगर मछली के साथ की बात कर रहे हैं तो ज़्यादा संख्या में हम लोग बत्तख ना यूज़ करें। सिर्फ अगर बत्तख पालन करेंगे तब हम लोग 1000 की संख्या में बत्तख ले सकते हैं, पर अगर मछली के साथ हम लोग बत्तख पालन कर रहे हैं तो 100 से 150 की ही संख्या में हम लोग बत्तख को तालाब में डालें।
ऐसा देखा जाता है जब बत्तख पालन किया जाता है तो वैसे समय में होता है क्या कि बत्तख काफ़ी संख्या में मछली को भी खा जाते हैं, तो वैसी स्थिति में क्या सावधानी बरतेंगे हमारे किसान? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, हम लोग जब मछली की स्टॉकिंग को हिंदी में संचयन भी कहते हैं, जब मछली हम लोग डालते हैं मॉनसून के समय डालते हैं। अगर पानी सदाबहार तालाब है उनके पास तो हम लोग अभी मार्च अप्रैल में भी हम लोग मछलियों का संचयन कर रहे हैं। तो अगर हम लोग बत्तख से मछली पालन कर रहे हैं तो हम लोग बड़े फिंगरलिंग को ही हम लोग को डालना चाहिए कि जब मछली 100 ग्राम की हो जाए, जैसे आज हम लोग जून महीने में मछली का स्टॉकिंग किए तो 1 महीना का समय देखते हुए हम लोग तब बत्तख का संचयन करेंगे। इससे क्या होगा कि मछली में अपनी एक प्रतिरोधी क्षमता विकसित हो जाएगी और अपने बचाव करने का भी उसमें वो ज्ञान आ जाएगा और अपने को बचाव करने की उसमें ताकत भी आ जाएगी, जिसकी वजह से बत्तख से नहीं खा पाएगा। तो मछली का यही हम लोग चाहेंगे कि 100 ग्राम से अबव की हो जाए, या फिंगरलिंग या स्टंटेड ईयरलिंग अगर हम लोग को अवेलेबल है तो उसी का संचयन करना चाहिए। मछली जब रखते हैं तो जनरल मछली रखते हैं तो कम पानी में भी गहराई में भी रह जाता है, लेकिन बत्तख के लिए क्या कोई सावधानी बरतनी पड़ती है कि इतनी गहराई की पौंड होनी चाहिए? देखिए, अगर हम लोग चूँकि हम लोग अभी शुरू से बात करें कि हम लोग IMC ही को डालते हैं, इंडियन मेजर कार्प या कार्प, देशी कार्प विदेशी कार्प, तो मछली पालन के लिए पानी का लेवल हमेशा 4 फीट ही चाहिए। चाहे वो हम लोग बत्तख करें या ना करें, मछली के लिए भी 4 फीट पानी चाहिए, जिससे मछली का ग्रोथ होगा और मछली की मोर्टेलिटी नहीं होगी। जैसे अभी इतनी गर्मी हो गई, और मैं एक बताना चाहती हूँ कि हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में मैंने मार्च में अभी मछली डाला था और टेम्परेचर इस बार इतना तापमान अधिक हो गया जिससे मछली में मोर्टेलिटी होने लगी। उसका कारण ये हुआ कि पानी का लेवल थोड़ा कम हो गया और अमोनिया नीचे उसका विकसित होने लगी, तो नीचे जो तल में मृगल हैं उनका डेथ होने लगा। एक चीज़ हमारे किसान भाई को बता दें कि जब बत्तख भी पाल रहे हैं, मछली भी पाल रहे हैं, तो उसमें क्या क्या खाद डालते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ दोनों में हो? देखिए, हम लोग चूँकि इंटीग्रेशन में कर रहे हैं, समेकित मछली पालन कर रहे हैं समन्वित वे में, तो उसमें एक दूसरे से दोनों को लाभ होता है। तो मछली के तालाब में चूँकि बत्तख वहीं पे रहती है, दिन भर घूमती है, और चूँकि हम लोग उसका आवास भी अगर बत्तख का बनाएं तो मैं यही रिकमेंड करूँगी, या तो तालाब के ऊपर बनाएं, तालाब के ऊपर बांस का बनाएं, इस तरह से घर बनाएं कि उसकी जो उसका अवशेष जो है वो सीधे तालाब में ही नीचे गिरे। लेकिन इस तरह का भी गैप होना चाहिए उसके आवास में कि उसका पाँव ना फंसे, और उसके साथ ही वो आवास, अगर हम 100 बत्तख ले रहे हैं, 1 एकड़ की मैं बात कर रही हूँ, 1 एकड़ के तालाब में अगर हम लोग 100 बत्तख रखते हैं तो उसका हम लोग दुगना, जैसे 150 फीट का उसका घर होना चाहिए, 150 स्क्वायर फीट का, या 2000 स्क्वायर फीट, 1500 या 2000 स्क्वायर फीट का हम लोग उसका स्पेस रखते हैं कि बत्तख भी अपने घर में उसको रहने का, घूमने फिरने का जगह मिले। उसके अलावा उसके आवास में हम लोग ड्रिंकर और फीडर रखते हैं, क्योंकि रात में एक सावधानी ये बरतनी चाहिए, अगर बत्तख के आवास की बात कर रहे हैं तो उनको ड्रिंकर फीडर हम लोग रखते हैं, लेकिन जब रात में उसको खाना देते हैं तो खाना देने के 10 मिनट के बाद ड्रिंकर और फीडर दोनों के बाद दोनों को हटा दिया जाता है। पहले खाना खा लेगी, मछली बत्तख पानी पी लेगी, उसके बाद हम लोग उनको अलग कर देते हैं। इसीलिए किया जाता है कि अगर रात भर आप ड्रिंकर और फीडर वहाँ छोड़ेंगे तो बत्तख जो है दिन भर खाने के चक्कर में रात भर वो काफ़ी चंचल बनी रहती है, जिससे उन्हें नींद नहीं आती है, जिससे उनके ग्रोथ को हैम्पर होता है। तो हम लोग तुरंत में रात में एक सर्टेन टाइम में फिक्स कर लें कृषक भाई, और ड्रिंकर फीडर हटा के उनको हटा के उनको रात भर विश्राम करने दिया जाए, और 9 बजे फिर से वापस तालाब में उनको वापस भेज दें। और बत्तख के साथ मछली पालन का ये लाभ है कि जो अपशिष्ट उनका गिरता है बत्तख का, उसमें काफ़ी अपच्य भोजन रहता है, जो मछली का सीधे वो एक आहार बन जाता है। तो इससे हमारा क्या लाभ होता है कि ये इंटीग्रेशन में हम लोग मत्स्य
फीड का, जो मछली का जो अलग से खाना देते हैं वो हम लोग नहीं देते हैं, क्योंकि जो मछली पालन में 60% जो है वो आहार में चला जाता है। और बत्तख से मछली पालन करने से हमारा यही होगा कि खाने की बचत रोकेगी, और मछली और उनको जो बत्तख को खाना देना, जो पोल्ट्री आहार है वो हम लोग दे सकते हैं। बत्तख ऐसा जीव है जो सभी तरह का खाना खा सकता है। और उसके अलावा बत्तख ये भी हमारे साथ वो लाभ है कि हम लोग को एक एरेटर, जो आप देखे होंगे कि मछली पालन में यूज़ होता है, अगर बत्तख हमारे तालाब में है तो हमें एक्स्ट्रा एरेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बत्तख तालाब से ऊपर नीचे के तालाब के तल में चोंच मारता है, जिससे जो भी ऊपर नीचे करने से जो उनमें जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है, घुलित ऑक्सीजन पानी का, वो बढ़ जाता है। न्यूट्रिशन जो लॉक्ड है तालाब के नीचे वो आपका हिल जाता है। तालाब में जो मेढक का जो प्रकोप होता है, बहुत किसान भाइयों का है कि हमारा तालाब में बहुत सारे मेढक हैं, उनका प्रकोप ख़त्म हो जाता है। सांप वगैरह जो भी हैं, जो बाह्य जीव हैं, उनका प्रकोप ख़त्म हो जाता है। बत्तख पालन से मछली के लिए ये लाभ है। और मैं कृषक भाई को एक अलग से अनुरोध करूँगी कि तालाब के चारों एक जाली, आजकल जो जाल नायलॉन नेट होता है, उससे तालाब को घेर दें, जिससे बाहरी कुत्ता लोग जो है वो ना आके बत्तख को, कुत्ता बिल्ली जो भी है जीव जो बत्तख को हार्म कर सकता है, उससे हम लोग बचाव कर सकते हैं। मछली पालन एवं बत्तख पालन किस प्रकार से की जाए और उससे क्या क्या किसान भाई को लाभ हो सकता है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें हमारे इस पते पर लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रांची रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। तो इसी तरह से हमारा कार्यक्रम देखते रहिए और लाभान्वित होते रहिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कृषि दर्शन की पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।